नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह कि सीएम मनोहर लाल ने गन्ने के दाम में प्रति क्विंटल 14 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। चर्चा गन्ने के दाम और किसानों को लेकर हम करेंगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हम। हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने गन्ने के दाम में 14 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की। ऐसे में हरियाणा में गन्ने का दाम बढ़कर अब 386 रुपए हो गया है। हरियाणा प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, हम सब अपनी खेती बहुत ही परिश्रम से करते हैं और उसकी उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपया प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूं मैं। और अगले वर्ष जैसा हम जानते हैं वो वर्ष जिन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी न हो इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का भी गन्ने का रेट आज ही 400 रुपया प्रति क्विंटल ये घोषित किया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। इतना ही नहीं, गन्ने के दाम अगले साल 386 से बढ़ाकर 400 रुपए किए जाने की घोषणा भी की गई है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस गन्ने के दाम 450 रुपए किए जाने की मांग कर रही है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस सरकार आने पर 450 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का वादा किया है। गन्ने का भाव जब हमारी सरकार बनी 2005 में 117 था और एकदम हमने बढ़ा के 310 कर दिया था, उससे बढ़ता चला गया। आज इस सरकार ने क्या करते हैं, अब भी कह रहे हैं बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, कभी 5 रुपए क्विंटल बढ़ा देते हैं, कभी 10 रुपए क्विंटल। अब 10 रुपए क्विंटल बढ़ा देते हैं, कोई काम चलेगा? खाद मिलता नहीं, जो मिलता इतना महंगा हो गया। डीजल मिलता नहीं, डीजल इतना महंगा हो गया आपके सामने। तो भाई हमने तो कह रखा है अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो गन्ने का भाव 450 रुपए क्विंटल का मांग करता हूं। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि 450, अब 1-2 दिन में अनाउंस करेंगे, कम से कम 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने को मिलना चाहिए। जाहिर है, एक बार फिर से हरियाणा में गन्ने के दाम देश में सबसे अधिक हो गए हैं। एक तरफ गन्ना किसानों को सौगात मिली है तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस गन्ने का दाम 450 रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रही है। ऐसे में गन्ने के दाम में वृद्धि को लेकर अब राजनीतिक वार पलटवार भी तेज होने वाला है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, गन्ने के दाम को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, विजय कौशिक, कांग्रेस नेता, विजेंद्र रेड्डी, प्रवक्ता इनेलो, स्वामी इंद्र भाकियू, नेता, और हमारे साथ राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार भी डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत विधु रावल जी आपसे। 386 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम, क्या वाकई से बड़ी सौगात माना जाए किसानों के लिए? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। आज का दिन ऐतिहासिक है हरियाणा के किसानों के लिए, विशेष रूप से गन्ना के किसानों, जिस प्रकार से मैं एक गन्ना किसान हूं, हम सब के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे अधिक गन्ने का कहीं रेट मिल रहा है तो मनोहर लाल जी की सरकार ने निरंतर जिस दिन से बनी तब से लेकर आज तक सबसे अधिक अगर गन्ने का रेट जो है किसी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में दिया तो हरियाणा की मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया। और अब खुद को ही बेटर करते हुए किस प्रकार से 14 रुपए सीधे के सीधे जो है गन्ना किसान के लिए प्रति क्विंटल बढ़ा दिए गए और यह भी कह दिया गया कि अगले साल फिर 14 रुपए और बढ़ जाएंगे, यानी सीधे 400 हो जाएंगे। तो 400 तक गन्ने का रेट ले जाने वाली मनोहर लाल जी की सरकार, देश की प्रथम सरकार, भारत की प्रथम सरकार,
और अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए जिस प्रकार से किसान उत्थान के लिए मनोहर लाल जी ने एक नई प्राचीर खड़ी की है, किसान कल्याण के लिए एक उनका अपना एक अप्रतिम रिकॉर्ड है जिसको कोई मैच ही नहीं कर पाया कभी पहले भी और आगे भी जो है सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा कि किस प्रकार मनोहर लाल जी की सरकार ऐसी थी जिसने हर फसल का सबसे सही, ठीक है विदु जी, सबसे अभी ज्यादा अभी रेट आप दिया, अपनी बात पूरी सबसे कीजिएगा, समय पर रेट आप दिया, अपनी बात सीधा पूरी कीजिएगा। किसान लेकिन एक सत्र में पंजाब ने ज्यादा दिए हैं हरियाणा से, 380 कर दिए थे पिछली बार बढ़ाकर, जब हरियाणा 372 दे रहा था। हालांकि अब हरियाणा पंजाब से फिर से आगे निकल गया है। बताइए। किसान को बरगलाने का काम किया। आज एक बार पंजाब के किसान से पता करके बताओ क्या उनको अब तक भुगतान हुआ है क्या? कभी ऐसा हुआ था क्या पिछले 10-12 साल में किसी ने सुना कि एक साल से गन्ने का भुगतान नहीं हुआ? आप चांद तारों तोड़ने की बात कह दो, इस प्रकार के वादे कर दो, जब तक भुगतान ही नहीं करोगे तो क्या 380 और क्या 280 और क्या 180? पंजाब के गन्ने के किसान आज भी धरने पे बैठे हैं, कई जगह हड़ताल किया है, उनके वहां गन्ने की सरकारी मिलें जो हैं वो तक भुगतान नहीं कर रही हैं। तो बड़ी बात यह है कि भुगतान नहीं करना है तो आप तो 480 भी रेट रख सकते थे। बड़ी बात क्या है कि हमने आकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पुराना आदेश है जिसको कोई भी सरकार कभी फॉलो नहीं कर पाई, कोई भी सरकार फॉलो नहीं कर पाई, वो था कि 15 दिन के अंदर अंदर गन्ना किसान को गन्ना डालने के बाद उसको भुगतान देना। हमने पहले इसको 20 दिन तक किया। शुरू में जरूर जब मिल शुरू होता है, क्योंकि हम सबसे जल्दी मिल शुरू करते हैं, यह भी बात नोट करने की है। कांग्रेस के समय दिसंबर में मिल शुरू हुआ करता था और आज अक्टूबर में मिल शुरू होता है। किस प्रकार से हमने वो भी 1.5 महीना 2 महीने उसको भी प्रीसीड किया। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे जल्दी अगर कहीं पर मिल शुरू हो रहा है तो वो हरियाणा के अंदर शुरू हो रहा है। और उस नाते से हरियाणा का किसान किस प्रकार समृद्ध हो, किस प्रकार से मैं याद करूं, अगले सेक्शन में जरूर बताऊंगा क्या कठिनाई आती थी गन्ने के किसान को। कामदारों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिनकी मैनेजमेंट में सेटिंग होती थी उनको पर्ची मिला करती थी। पर्ची और खर्ची सिर्फ नौकरी में नहीं रखती थी कांग्रेस, पर्ची और खर्ची जो है किसान को भी करनी पड़ती थी। ये किस प्रकार से किसान को लूटा करते थे मिल मालिकों के साथ मिलकर, और इन्होंने अपने जो लोग कामदारों के रूप में बिठा रखे थे उनका किस प्रकार का रोल था उसकी भी विवेचना होनी चाहिए। आज ऑनलाइन है सारी व्यवस्था, पर्ची आपकी इच्छा अनुसार पर्ची मिलती है, आपका बोर्ड इंडेंट जो है आपका कटता है, उस नाते से आज और बेहतर वैरायटियां हम लेकर आए। हमारे कृषि अनुसंधानों ने किस प्रकार से गन्ने का प्रति एकड़ जो उसका जो निकलता है उपज है उसको किस प्रकार से आज बढ़ाया है, उस नाते भी कभी ना कभी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात क्या है कि किस प्रकार से चाहे इथेनॉल प्लांट सेटअप करने की बात हो, चाहे गन्ने का सबसे तेज, सबसे अधिक, सबसे सटीक रेट देना, सबसे जल्दी किसान तक पहुंचाना, भुगतान देना, और इस नाते से हरियाणा की मनोहर लाल सरकार आज जो है देश के अंदर अन्य राज्यों के लिए पकड़ से बाहर हो चुकी है। ये पकड़ भी नहीं पाएंगे हमें, इतनी आगे हम चले गए। चलिए चर्चा करेंगे हम कांग्रेस हमारे साथ जुड़े से पहले। स्वामी इंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं इस ऐलान को? देश में सबसे अधिक दाम तो हो गए हरियाणा में एक बार फिर से। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसका मैं स्वागत करता हूं। और पहले मैं बात ये कह देना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश के अंदर इस गन्ना उत्पादक किसान के लागत मूल्य कई गुना बढ़ चुका है, इनपुट कॉस्ट कई गुना बढ़ चुकी है। सरकार ने जो रेट वृद्धि की है ये चुनावी वर्ष को ध्यान रखते हुए, खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी, यानी वो चुनाव के मुद्दे को ज्यादा देख रहे हैं, किसान की तरफ कम देख रहे हैं। अगर उन्हें वास्तव में किसान का दर्द होता तो 450 से और 450 के बीच का रेट वो तय करते। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता जी से कि एफआरपी का क्या मायने रह गया जो 1966 में किसानों के लिए कानून लाया गया था, उस कानून की क्या वैधता रहेगी, कृषि अनुसंधानों केंद्रों की क्या वैधता रहेगी, सीएपीसी की जो सिफारिशें हैं उसकी क्या वैधता रहेगी, जहां हम जाके किसान अपनी बात रखते हैं। आज तक प्रदेश सरकार ने किसान की बात नहीं सुनने का काम किया, सुध बुध नहीं ली, सिर्फ चुनाव को देखकर अगर आप रेट बढ़ा रहे हैं, इससे क्या किसान का भला होने वाला है? आप ईमानदारी से बताइए, जो पूर्व में किसानों को घाटा हो रहा है और लगातार इस वर्ष में घाटा होगा, गन्ना उत्पादक किसान का फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मिलें जो हैं चीनी ना बनाकर एथेनॉल पे चली गई हैं। मिलें तो कई तरीके से अपना लाभ ले रही हैं। मिल आज कोई मिल शुगर मिल ना रहकर वो पावर प्लांट बन चुके हैं, कोई मिल ना रहकर वो शराब की फैक्ट्री बन चुकी है, कोई मिल चीनी की ना रहकर आज वो इथेनॉल की फैक्ट्री बन चुकी है। जब मिलें अपना उत्पादन
अलग अलग रूप से कर रही हैं और किसान को मात्र चीनी का ही लाभांश दिया जा रहा है कि किसान को चीनी से ही जो लाभ होगा वही मिलेगा, बाकी लाभ से हमें क्यों नहीं जोड़ा जा रहा। आज देश में हर प्रकार से मिलें फायदे में जा रही हैं और किसान घाटे में जा रहा। तो कारण यह है कि सरकार की पॉलिसी बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं, रेणुका मिल के बारे में बताना चाहता हूं। रेणुका मिल जो आज सबसे बड़ी देश के अंदर इथेनॉल की कंपनी बन चुकी है, वो रेणुका मिल भी अडानी के पास चलेगी। यानी कि इनका जो पार्टनर है, इनका जो भाईवाल है, जिसके साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं, उसको लाभ देने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा अगर ये गलत बोलेंगे तो, ये गलत बात बोलेंगे तो मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। इनके पार्टनर हैं ये मिल वालों से पैसे लेकर चोरी करके 5-5 हजार में किसान को बेचा करते थे। ये किसान के किस प्रकार से धरने उठवाया करते थे 5-5 हजार में मिल से बिकने वाले लोग यहाँ पर किस प्रकार से चुनी सरकार को गलत नहीं बोल सकते टीवी चैनल पर। स्वामी इंद्र जबान को लगाम दो, स्वामी इंद्र जबान को लगाम दो। आप लोग 5-5 हजार में बिकते थे मिल मालिकों से, किसान का सौदा करते थे 5-5 हजार में। यहाँ पर आकर यहाँ भाषण दे रहे हो। 5-5 हजार की हिस्ट्रियां इन लोगों की 5-5 हजार की हिस्ट्रियां। आप चुनी हुई सरकार के बारे में गलत बोलोगे, जबान को लगाम दो। किसान नहीं हो आप लोग, आप किसान नहीं हो। आपने कभी किसानी खेती नहीं की। अभी मैं पूछना शुरू करूंगा, आप कुछ नहीं बता पाओगे, कुछ भी नहीं बता पाओगे। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं सैकड़ों बार आपको एक्सपोज कर चुका हूँ। आपने अपने जीवन में कभी 1 एकड़ में भी खेती नहीं की। आप यहाँ पर टीवी चैनल पर आते हो, किसान की बात करते हो, किसान नहीं मानेंगे, चुनी हुई सरकार के बारे में किसान नहीं मानेंगे। चुनी हुई सरकार क्या है, आपकी तरह दलाली नहीं करते हम लोग। नहीं विधु जी, विधु राहुल जी गलत नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। ये पर्सनल कमेंट नहीं, हमारे पैनल पर ही किसान नेता के तौर पर हमने इनको इनवाइट किया है। विधु राहुल जी क्या बात कर रहे हैं आप इन पर व्यक्तिगत कमेंट क्या करें। इनको आपको किसी बात से आपत्ति है, स्वागत है। आपको आपत्ति है, आप जाहिर करें अपनी आपत्ति, लेकिन ये दलाल है क्या नहीं, ये शब्द नहीं बोलेंगे। हाँ, इस बात से आपत्ति आप ही बोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं। के नाम से कहां चोट कर रहे हैं भैया, मुद्दे पे आइए। इनकी बात पर आपत्ति है, सख्त आपत्ति है। अडानी से बिकने वाले लोग हैं, ये मिल मालिकों मुझे बताइए, गन्ने के उत्पादन को कब तक चीनी से जोड़ के रखेंगे? किस प्रकार से किसान का सौदा किया करते थे चीनी नहीं बना रही। इनसे आकर हमें लेक्चर सुनना पड़ेगा। आज गन्ना मिले गन्ने से चीनी नहीं बना रही भाई, आज वो इथेनॉल भी बना रही है, हमें शराब भी बना रही है। नहीं अपने जीवन में 1 एकड़ में आपके राज्यसभा के मेंबर 1 एकड़ में आज उनकी शराब जीवन में खेती की है इंद्री कभी आज तक 30 रुपए की बोतल है भैया। 1 एकड़ में खेती की हो तो नाम बता दो। किसान के उत्पादन से इतनी महंगी शराब बनती है, एक किसान के उत्पादन से इथेनॉल बनता है, एक किसान के उत्पादन से गन्ने किसान के उत्पादन से बिजली पैदा हो रही है। तो किसान का घर में अंधेरा क्यों है? आप किसके पार्टनर हो? किसान के घर में अंधेरा क्यों है? मिल मालिकों के पार्टनर हो, किसान को बेचते हो। मिल मालिकों के बात कितनी बार बेचे? मैं जब किसान का बेटा बोल रहा हूँ, किसान की बात रख रहा हूँ, आप बहुत जगह दुख दर्द की चर्चा कर रहा हूँ, बहुत जगह आपके होता है, इसलिए प्रकार से आपके खिलाफ जो धरने प्रदर्शन होते हैं, इशारा करते हैं, आना बहना विधु राहुल जी किसानों ने इशारा करते हैं कि किसान को असली बात से मत जुड़ने दीजिए। विधु राहुल जी रुकिए, आप रुकिए आप विधु राहुल जी। गन्ने के कई उत्पादन मिला है, गन्ना से सिर्फ चीनी नहीं बन रही भैया। रुकिए अभी आप स्वामी इंद्र जी, आप भी अभी रुकिए। आज के ऐतिहासिक दिन गन्ना आज ये प्रदूषण, आप भी रुकिए, आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है। किसान का विधु जी, आपको किसी भी बात से आपत्ति है, आप सही तरीके से आपको टाइम में दूंगी, आप उस वक्त में उस टाइम में अपनी बात कहिएगा। अभी आप सुने स्वामी इंद्र जी, आप भी रुके अभी। नहीं, लेकिन विजय भी हमारे साथ जुड़ गए। जबान पर लगाम लगाकर बात करो। ये किसानों की सरकार है, ये गरीब की सरकार है। पैदा नहीं हो रही, ये जबान पर लगाम लगाओ। शराब नहीं बन रही, ये किसान की सरकार है, किसान चुनता है। तुम्हें तो कोई किसान अपने घर में नहीं घुसने देता, तुम्हें न्योते नहीं देता गाँव के। तुम किस बात के किसान हो गए? तुम्हें अपने गाँव के न्योते भी नहीं मिलते। विधु राहुल जी, क्या ये डिबेट का टॉपिक है क्या? इनको गाँव के न्योते मिलते या नहीं मिलते? आप पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं इन पर? नहीं, ये किसान, ये क्या अडानी के नाम से? ठीक है, अडानी को लेकर जो कह रहे हैं उस पर आपको काउंटर में जो भी कहना आप कहिएगा, मैं इनकार नहीं कर रही उस बात से, लेकिन आप बार बार इन पर भी सवाल ना खड़े करें ना। को पार्टनर बताया, मैं आप उस बात पर कहिएगा, उसके काउंटर में आप सीधा इनको अटैक करेंगे क्या? 140 करोड़ लोग इस सरकार के पार्टनर हैं। चलिए, मुझे चर्चा को अभी आगे ले जाना है, चर्चा को आगे बढ़ाना है। अभी विधु राहुल जी, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात कही थी, स्वामी इंद्र जी के बीच में भी आप खूब बोल चुके हैं। अभी आप सुने।
विजय जी, आप लोग बात कर रहे हैं कि 450 रुपए करी सरकार ने कर दी 386, 14 रुपए की बढ़ोतरी। अगले साल का भी अभी से ऐलान कर दिया है, चूंकि अगले साल जबकि समय होगा रेट बढ़ाए जाने का, तब चूंकि आचार संहिता होगी, तो सीएम साहब की ओर से अगले साल का भी अभी ऐलान कर दिया गया कि कुल मिलाकर 400 रुपए हो जाएंगे अगले साल तक। देखिए, हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमेशा से एक बात कहते रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है सैकड़ों के अनुपात से और लोगों को मदद मिल रही है केवल दर्जन के हिसाब से, तो हमेशा मदद नाकाफी रहती है, उससे किसानों की कमर टूटती है। लागत तो बढ़ाए दे रही है सरकार, चाहे खाद की बात हो, चाहे बीज की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, चाहे हम किसी भी चीज की बात कर लें, कृषि यंत्रों की बात हो, महंगाई के कारण कृषि की लागत बढ़ती जा रही है। और उपज के दाम के नाम पर 14 रुपए बढ़ा देना या ड्रामा करना अगले साल तक 400 हो जाएगा। दरअसल सरकार के पास कोई प्लानिंग है नहीं, सरकार केवल हवाई दावे कर रही है। खास तौर पर चाहे वो खट्टर सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा के किसानों के हितों पर कुठाराघात करने में जुटी हुई है। आज देख लीजिए जिस तरह से चाहे वो नहरों का पानी हो, कितना प्रदूषित पानी किसानों को मिल रहा है, उनकी फसलों में जहर आ रहा है, जहर, उससे जनता भी मर रही है, किसानों की फसलों का भी नुकसान हो रहा है। महंगाई बढ़ने के कारण लागत बढ़ रही है और कमाई कम होती जा रही है। इन्होंने कहा था दुगनी करेंगे। किसान के जीवन में इतनी समस्याएं पैदा कर दी हैं, कभी बिजली नहीं आती, कभी पानी की समस्या उनके साथ, कभी इनकी जो आप देखते हैं अनाज मंडी में लाइनें लंबी लगवा देते हैं, किसान वहां पड़ा रहता है कई दिन तक, कभी खरीद नहीं होती, कभी कुछ। कुल मिलाकर ये है किसान की किस्मत में तो ऐसा लगता है कि जैसे मरने के अलावा कुछ ना बचा हो। तो ये इसके लिए मोदी सरकार और खट्टर सरकार दोनों जिम्मेवार हैं। अरे विजय जी, ये आप इस बात की तो तारीफ करेंगे ना कि देश में सबसे अधिक कर दिए गए हैं। पहले भी थे, हालांकि इसमें ऐसा नहीं कि पहली बार हरियाणा में देश के सबसे अधिक दाम हुए सवाल ये है ना जी, एक बार पंजाब आगे निकल गया था, हालांकि विधु जी कह रहे हैं वो तो चूंकि भुगतान ही नहीं कर रहे थे तो आंकड़ों में ही था। सुनिए ना जी, देश के मुकाबले हरियाणा में आंकड़ेबाजी बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं कि किसानों को समस्याएं नहीं है। आप अपने चैनल के माध्यम से जाइए। क्या फिर हुड्डा साहब भी आंकड़े बढ़ाकर बता रहे हैं कि हमने तो 117 से 310 कर दिया था? ये फॉर्मूला, ये बात क्या कांग्रेस पर भी लागू होती है? आंकड़े बढ़ाने के रेटों का फर्क देखिए और 14 रुपए बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आंकड़े आप कह रहे हैं ना बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। हमारे टाइम में सुनिए ना, हमारे टाइम में महंगाई कंट्रोल में थी। अच्छा, जब इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम $140 प्रति बैरल पर थे, तब पेट्रोल के रेट 70 रुपए थे, डीजल के रेट जब देख लीजिए और आज देख लीजिए 4% है केवल। किसानों को ये जो आंकड़ेबाजी से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मुझे ये बताइए, देखिए विधु रावल जी लगातार 13 तिमाहियों तक, क्योंकि इनके पास मुद्दा कुछ होता नहीं है, कीजिए ना, जो मुझे टोकना पड़ रहा है, ये शोर मचाकर फैक्चुअली गलत कह रहे हैं, फैक्चुअली गलत कह रहे हैं। लगातार 13 तिमाहियों तक 10% से अधिक रही है। हमारी एक तिमाही 10% में नहीं पहुंची। क्या बात है, कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? मैं ये केवल स्पेसिफिक हम महंगाई पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हैं, गन्ने के दाम को लेकर मैं बात कर रही हूँ। अब कोई किसी भी विषय पर बात करेगा उसको मेरे पास तो केवल 1 घंटा है डिबेट के लिए। 2 पैनलिस्ट है हमारे साथ। कृषि की लागत कितनी बढ़ी है और उस हिसाब से उसकी कितनी कीमत बढ़ाई जा रही है सरकार द्वारा। तो आप ये कह रहे हैं कि नाकाफी है ये वृद्धि जो की गई है? कांग्रेस का ये कहना है कि नाकाफी है, ज्यादा होनी चाहिए थी। रेणु साहब, कैसे देख रहे हैं आज की इस बढ़ोतरी के ऐलान को? हाँ ज्योति जी, देखिए पिछले साल किसानों ने गन्ने का भाव बढ़वाने के लिए बहुत धरने प्रदर्शन दिए, काफी लंबे धरने प्रदर्शन चले, लाठी चार्ज भी कई जगह हुए। उसके बाद बामुश्किल जनवरी महीने में जाकर के सरकार ने 10 रुपए बढ़ाने का काम किया था। बहुत संघर्ष के बाद 10 रुपए मिले थे। अब इस बार सरकार ने ये समझ लिया कि आपको बढ़ाना तो है ही, तो क्यों आंदोलन करवाए और आप पहले से ही बढ़ा दो ताकि इनका मुंह बंद किया जा सके। वैसे तो पिछली साल ही 386 रुपए का 400 रुपए का रेट होना चाहिए था। किसानों की 450 साढ़े 400 की डिमांड थी। मात्र 10 रुपए का लॉलीपॉप दे करके किसान मजबूरी में अपने घर वापस चले गए थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि सीजन जा रहा है, गन्ना भी खराब होगा, जो मिला उसी को लेकर के वो चले गए थे।
और इस साल उम्मीद थी किसानों को कि पीछे वाली कमी इलेक्शन ईयर है, कम से कम इस बार तो अच्छा रेट देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार ने जो 14 रुपए का रेट दिया वो बिल्कुल नाकाफी है, बहुत ही नाकाफी है। और जो अगले साल की भी 14 रुपए की घोषणा करने का काम किया वो केवल मात्र एक राजनीतिक स्टंट है। वो दिखाना चाहते हैं कि हमने आगे भी आपके 14 रुपए बढ़ाने का काम किया। कौन सी सरकार आएगी, कितना बढ़ाएगी? जब लास्ट ईयर ये जनवरी में बढ़ा सकते हैं तो अगले साल की कमिंग ईयर के लिए अक्टूबर की ही इतनी चिंता होगी कि अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी, जैसे उसके बाद सरकार ही नहीं बनेगी। सरकार तो बनेगी, जिसकी भी बनेगी वो बढ़ाते। ये आगे के लिए भी किसानों को बांधने का काम किया है कि कहीं कोई ज्यादा ना बढ़ा दे। ये भी किसानों के प्रति विरोध प्रदर्शित होता है इस बात से। दूसरी बात ज्योति जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, 14 रुपए बढ़ाए और एवरेज 1 एकड़ में 300 क्विंटल गन्ना का प्रोडक्शन होता है। 300 400 का प्रोडक्शन होता है, कोई 250 पे भी रह जाता है। यानी 4200 रुपए गन्ने के फसल बढ़ी है प्रति एकड़। 4200 रुपए बढ़ाने का काम किया, जो कि एक वो फसल है जो पूरी साल में पक करके तैयार होती है। 1 ईयर लेती है कंप्लीट गन्ने की फसल। एक साल उसमें लेबर होगी, कितनी लेबर लगेगी, कितना पानी लगेगा, कितना ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा, कितना डीजल फूकना पड़ेगा और कितनी ज्यादा लेबर उसकी करनी पड़ेगी। ट्रैक्टर ट्रॉली गन्ने को वहां लेके जाना, उसकी ढुलाई का, कटाई का, छटाई का कितना ज्यादा खर्चा बढ़ा होगा। क्या गन्ने का प्रति एकड़ 4000 का ही उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी होगी? क्या मान सकता है कोई समझदार व्यक्ति इस बात को मान लेगा कि इस वर्ष में जो हर चीज बढ़ रही है, महंगाई में खाद बढ़ गया, बीज बढ़ गई, दवाई बढ़ गई, लेबर बढ़ गई और जी डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, सारी चीजें बढ़ गई और प्रति एकड़ सरकार ने 4200 बढ़ाने का काम किया। एक साल लेबर करने के बाद क्या ये 4200 काफी है? अगर सरकार इसको काफी मानती है तो मैं समझता हूं किसान के जले पर नमक छिड़कने का काम करती है। इनके हाथ में पावर है, जो देंगे किसान तो ले लेगा, क्योंकि पिछली बार भी ले लिया था, क्यों काफी संघर्ष किया, जब कुछ नहीं मिला तो ठीक है भाई 1 साल और भुगत लो, 2 साल और भुगत लो। इस बार भी ले लिया किसान ने, तो मैं समझता हूं कि किसान को ले ही लेना चाहिए और जो मिला वो ले लिया भी ठीक है। अभी अगले साल इसका वोट की चोट से इसका जवाब देने का काम करें। लेकिन जैसे हमारे साथी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, पहले किसान केवल चीनी बनाता था, चीनी बेचता था, वो सॉरी जो मिल है, आज जो है मिल ने अनेकों बाई प्रोडक्ट निकालने शुरू कर दिए। चीनी के ऊपर गन्ने का रेट निर्धारित किया जाता है, मिल प्रॉफिट में है या लॉस में है। लेकिन जो बाई प्रोडक्ट गन्ने के प्रोडक्ट से ही बन रहे हैं, चाहे वो उसके रवा से बन रहे हैं, चाहे खोई से बन रहे हैं और चाहे वो शराब बन रही है, चाहे एथेनॉल बन रहा है, तो इससे मिल जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ शेयर उसका किसान को भी मिलना चाहिए। और ईमानदारी से सरकार यदि उस शेयर में भी किसान का भागीदारी मानती तो मैं समझता हूं कम से कम 425 तो करना ही चाहिए था। 450 भी कोई ज्यादा नहीं था। सरकार जो है मिलों को प्रॉफिट देती जा रही है, उनके फैक्ट्रियां बनवाती जा रही है, लेकिन किसान को 10-10, 5-5 रुपए की बढ़ोतरी दे करके किसान के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। दूसरी एक सोचने वाली और विचारणीय बात है, एक बात और कहता हूं बस, जो सरकारी मिल है उसका चीनी रिकवरी रेट 9.75% आता है ज्योति जी, और सरकारी जो प्राइवेट मिल है उनका 10.24 यानी 0.5। निजी मिल फालतू प्रोडक्शन देते हैं, रिकवरी लेते हैं चीनी की, सरकारी मिल कम लेते हैं। इस तरह की चीजों को सुधार करके भी गन्ना उत्पादकों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। यदि सरकार किसान हितैषी हो तो ये बाई प्रोडक्ट है, रिकवरी ऑफ चीनी है, परसेंटेज को बढ़ा करके किसान को कम से कम 450 रुपए का रेट देना चाहिए था। ये रेट कम है। हम जो है इसकी निंदा करते हैं कि बहुत कम सरकार ने रेट बढ़ाने का काम किया। चलिए, आपने कुछ सुझाव भी दिए, इन पर ये जो सुझाव आप दे रहे हैं इन पर इस दिशा में कई बार चर्चा भी होती है। विदु रावल जी, जादून जी को चर्चा में जोड़े, उससे पहले आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। साथ ही जो इनपुट कॉस्ट जितनी बढ़ी है उसके मुकाबले ये दाम कम है, नाकाफी है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का, इनेलो का, साथ ही किसान नेता भी ये कह रहे हैं। देश के अंदर एक सबसे बड़े जो किसान के मैं मानता हूं मसीहा रहे हैं, जो हरित क्रांति के जनक रहे हैं, स्वर्गीय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी, पिछले दिनों उनका स्वर्गवास हुआ। उन्होंने 2006 में एक रिपोर्ट दी थी, कांग्रेस की सरकार द्वारा स्थापित की हुई कमेटी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की कमेटी थी। 2006 में उसने कहा था कि ये जो लागत है इसको एमएसपी और गन्ने के मामले में कहें तो एफआरपी
के साथ किसी न किसी प्रकार से जोड़ा जाए। उन्होंने उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला सुलझाए थे। उनमें से एक फॉर्मूला था A2+FL, जिसको भाजपा ने लागू भी किया। लेकिन 2010 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिस प्रकार से राहुल गांधी को इन्होंने कर दिया ना भावी प्रधानमंत्री कह कहकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा का भी करने वाले हैं। ये भावी पता नहीं क्या क्या बोल बोल कर उसको नहीं करने वाले। कोई बात नहीं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री रहे हैं उस समय। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमेटी जो थी, तीन मुख्यमंत्रियों की कमेटी, जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने दिसंबर 2010 में उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर लिखित में दिया हुआ है, ये पब्लिक डोमेन में, इस पर सैकड़ों नहीं हजारों चर्चाएं हो चुकी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा लिख दिया था NO, नो, यानी ये लिख दिया था कि एक भी कोई सिफारिश स्वामीनाथन की मानने लायक नहीं है, अव्यवहारिक है, गैर वाजिब है, और ये असंभव है इनकी बात को मानना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, आकर मोदी सरकार ने 26 मई 2014 को पहली कैबिनेट में पहली कलम से पहला फैसला किया कि किसान की लागत में जो A2+FL के तहत तर्ज पर जो MSP तय करने का जो फॉर्मूला और जो FRP तय करने का फॉर्मूला डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने जो दिया था, उसको हमने लागू किया। ये लिख रहे थे नहीं लागू हो सकता, असंभव है, हमने पहला काम ही वही किया, उस असंभव को संभव बनाया। तभी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। किस प्रकार से अभी बात सुन रहा था मैं, यहां पर कह रहे थे सैकड़ों के हिसाब से महंगाई बढ़ती है, दर्जनों के हिसाब से। अरे साहब, एक देश के अंदर अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, बड़े नाच से बनाया था अर्थशास्त्री को। 13 तिमाहियों तक लगातार 13 तिमाहियों तक 10% से अधिक महंगाई दर रही। हमारे पिछले 9 साल में एक बार भी 8% से ऊपर नहीं जाने दिया महंगाई को, 10% से अधिक, और 18.66% तक जब महंगाई दर गई, उसको तो कहते हैं कम है। और आज जब 4 और 5% में लिंगिश कर रही है, पूरी दुनिया में सबसे कम अगर महंगाई दर है तो हरियाणा में, और भाजपा की सरकार में हरियाणा में, और देश की बात करें तो देश के अंदर है, उसको कहते हैं ज्यादा है। चलिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही, आप अपनी बात कह भी चुके हैं विधु रावल जी। जादौन जी, आपका पहला कमेंट चर्चा का किसानों के लिए अभी आएंगे सर आपके पास। क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं अंतिम फिनिश कर रहा हूं। चलिए आप कंप्लीट कीजिए अपनी मैं फिनिश कर रहा हूं, बस मेरी आखिरी एक वाक्य कहिए मुझे प्लीज। मैंने जो ये सारी बात कही कि लागत, ये जो आज यहाँ पर टीवी चैनल पर बैठकर लागत की बात कह रहे हैं ना, इस लागत को FRP और MSP में जोड़ने का फॉर्मूला मोदी सरकार ने बनाया। साहब, आप तो कहां सोए हुए थे 1966 में, विधु रावल जी, 1966 में 1966 में नहीं था ये फॉर्मूला। 1966 में FRP लागत से तय नहीं होती थी भाई, महंगाई दर से तय होती थी। पता करो, थोड़ा पढ़ के आया करो भाई, पढ़ कर आया करो थोड़ा सा। महंगाई दर से तय होती थी MSP और FRP, मार्केट प्राइस से तय होता था, लागत से तय नहीं होती थी, लागत से तय नहीं होती थी। मेरे को करेक्ट कर दे कोई कृषि एक्सपर्ट हो तो, कोई कृषि एक्सपर्ट हो तो मुझे करेक्ट कर दे, मैं चैलेंज करता हूँ। मैं अभी डिबेट को आगे बढ़ाती हूँ, मैंने कहा जादौन जी को हम चर्चा में जोड़ेंगे। साथ ही कांग्रेस नेता सत्यवीर डागर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामींद्र जी, आप रुकिए रुकिए। देखिए, अभी जादौन जी को हम चर्चा में भी नहीं जोड़ पाए, आधा समय गुजर चुका है डिबेट का, ऐसे नहीं चलेगा। जादौन जी, देखिए, देश में सबसे अधिक कर दिया गया कि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हरियाणा सरकार ही दावा बार बार करती रही है। पिछले साल पंजाब ने कुछ ज्यादा किया हरियाणा से, लेकिन हरियाणा एक बार फिर से आगे निकल गया। केवल इस बार का नहीं बल्कि अगले साल का भी ऐलान कर चुके हैं। तो क्या इसे लेकर चर्चा हो कि ये नाकाफी है? अगर ये नाकाफी है तो फिर दूसरे राज्यों में सरकारी कैसे कहते हैं कि हमने बढ़ोतरी कर दी या फिर हमने वृद्धि की किसानों के लिए? देखिए, ऐसा है कि मोदी सरकार सबसे पहले उन्होंने जो अपना एक नैरेटिव सेट किया कि हम जो है किसानों की आय 2022 तक दुगनी करें। तो अब दुगनी करने का जो टारगेट है उसके तहत उन्होंने कई कदम भी उठाए हैं, और MSP पर हरियाणा में 14 फसलों की खरीद हो रही है, लेकिन उस पर आरोप ये लगता रहता है कि जितना उत्पादन होता है उतनी खरीद होती नहीं है, तो ये चलता है। अब बात यह है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात आती पीछे, वो यही था कि लागत के मद्देनजर उन्होंने जो है कंप्रेहेंसिव लागत जो है कैलकुलेट की कि किस तरह से किसान बीज, खाद और जमीन का, उसमें ये भी शामिल किया गया कि जमीन का किराया भी देता है वो, और किस तरह से, तो ये सब चीजें शामिल करके और
कंप्रेहेंसिव जो कॉस्ट है उसके आधार पर उनको समर्थन मूल्य दिया। तो चलिए, वो तो सरकार कितना भी कर पाई और कर रही है वो ठीक है। और यूं तो हरियाणा सरकार ने किसानों के इसमें कुछ कदम भी उठाए हैं, बिल्कुल। जैसे मुआवजा जो है 10,000 था, पर वो जो उसको 15,000 कर दिया पर बीघा। तो इस तरह से, और भावांतर भरपाई योजना ले आए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ले आए। लेकिन ये कमी रही हमेशा कि एमएसपी पर जितनी फसल का उत्पादन होता है वो पूरी तरह खरीद नहीं होती और सरकार एक फिक्स लिमिट तय कर देती। लेकिन गन्ने के मामले में ये है कि सरकार ने जो स्टेप लिया वो ठीक है, लेकिन सवाल ये है, ये तो देखिए कि मिल मालिक एक कुंटल गन्ने में कितना कमाता है। एक मोटा मोटा अध्ययन मैंने भी किया है, उसके अनुसार एक कुंटल गन्ने में कम से कम वो 1,000 रुपये कमाता और वो दे रहा है मूल्य 386 रुपये। तो सरकार को ये देखना है कि मिल मालिक और किसान के जो हित है उनके बीच में एक अच्छा उचित संतुलन स्थापित होना चाहिए कि किसान को, जैसे मैंने इस शुरुआत में कहा कि सरकार ये नैरेटिव लेके आई कि हम 22 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो अब दुगनी करने के क्रम में ही एक कदम और उठाइए कि ये देखिए कि एक कुंटल पर, कारण क्या है कि चीनी की रिकवरी और चीनी का उत्पादन तो होता ही है, उस एक कुंटल गन्ने में ही सीरा का भी उत्पादन होता है, कोई भी दिखती है। अब सरकार एथेनॉल प्लांट भी लगा रही है और ऐसे तो हरियाणा सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि मिल मालिक कितना कमा रहा है, वो जो है कारखाने का मालिक है वो कितना कमा रहा है, वो उस अनुपात में उसको किसान को कितना देना चाहिए। तो उसके बीच में एक न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए कि उसने इतना कमाया तो किसान को जो है उसका उचित मूल्य मिले, ताकि उसकी जो उत्पादन लागत है उसमें रिकवरी होने के साथ साथ उसको लाभ भी अच्छा मिले, ताकि उसकी आय दुगनी होने की दिशा में और आगे प्रगति हो। तो ये सरकार को देखना है। इसके लिए चाहे तो सरकार कोई एक्सपर्ट कमेटी बना दे, कोई आयोग बना दे, कुछ भी कर सकती है। सरकार तो सरकार है, उसके पास प्रधान पावर, तो पूरी तरह से इसका सूक्ष्म तरीके से अध्ययन होना चाहिए। ठीक है सर। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिल पेमेंट नहीं करते, आंदोलन चलते रहते हैं, फिर सरकार को दबाव भी बनाना पड़ता है, सरकारी पेमेंट कराती है। तो ये तो है कि मिल मालिक की तो इच्छा रहती नहीं कि मैं पेमेंट कर दूं, तो सरकार के दबाव में ही पेमेंट होता है। सब कुछ सरकार के जरिए ही संचालन हो रहा है, सरकार ही जो है उसका प्राइस सीजन तय करती है, सब कुछ उसी हिसाब से होता है जी। तो सरकार को यह भी देखना चाहिए। जी, चलिए डागर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। डागर साहब, देखिए हरियाणा सरकार दावा करती है और ये फैक्चुअल भी है अपने आप में कि सबसे अधिक फसलों को एमएसपी पर हरियाणा सरकार खरीदती है, ये कहना के सबसे अधिक मुआवजा दे रहे हैं, ये भी अपने आप में तथ्यात्मक है। किसानों के खातों में जो पैसा भेजा जाता है वो भी सबके सामने है, भावांतर का भी प्रावधान है। और अब गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर ये है कि आज गन्ने के दाम बढ़ाए गए हैं। तो किसान हितैषी होने का हरियाणा सरकार का दावा कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार को ना अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। जितने वायदे सरकार ने किए हैं उन वायदों पे सरकार को खरा उतरना चाहिए। 2023 में हम आगे 22 तक दुगना करना था इनको, क्या 14 रुपए बढ़ा के दुगना होगा? बात मुआवजे की है, हजारों करोड़ रुपया किसानों का फंसा हुआ है, चाहे एक्विजिशन का हो चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी का हो, सरकार उसकी तरफ भी ध्यान दे। सरकार ने कहा था हम स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लाएंगे, सबसे हमारे धनखड़ साहब ने बड़ा जोर शोर से प्रचार किया था जब किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो वो चीजें कहाँ गई? सरकार को केवल और केवल एक 2 रुपए का काम करके 200 रुपए का विज्ञापन देने से तो काम नहीं चलता ना। कि आप प्रचार करिए, अच्छी बात है, सरकार आपकी, आपको अधिकार है, परंतु उस अधिकार के साथ किसानों के साथ मजाक ना करिए ना। अब ये कह के जो सारे इतने 1 साल किसान बैठे रहे यहाँ दिल्ली में, क्यों बैठे रहे? केवल 2,000 रुपए देने से साल में 3 बार देते हैं ये, क्या 6,000 रुपए से उसकी इनकम बढ़ जाती है क्या? और फिर जहां तक बात है कि सरकार कहती है कि हरियाणा सबसे ज्यादा खरीदने वाला है। अरे भाई, हिंदुस्तान में तो हरियाणा की तो छाप क्या लगे, हर चीज में हरियाणा आगे है, चाहे खेल हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे खाद्यान्न के मामले में हो, हरियाणा का मुकाबला कौन कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर? बताइए। तो अगर कोई सरकार कोई एहसान तो नहीं कर रही ना, ये तो कोई भी सरकार एहसान नहीं कर रही किसान के ऊपर, चाहे आगे हो जाने वाली हो चाहे आगे आने वाली हो। किसान
हरियाणा ने तो बहुत कुछ हिंदुस्तान को दिया, एक अलग पहचान है हरियाणा की। तो ये कैसे कहते हैं कि हमने कर दिया? अरे उनकी भी तो देखिए ना आप, उनकी देखिए पर अब जो किसान मेहनत करके पैदा कर रहा है उसका भी देखिए आप। 2000 से पूर्ति नहीं होती, आप स्वामीनाथन रिपोर्ट पे लागू करो, बहुत जोर शोर से प्रसार आपने किया था, प्रचार किया था। किसान भी चाहता है कि आप उसको लागू करें। और 14 रुपए क्या होता है मुझे बताइए आप? कौन सी चीज नहीं बढ़ी? मजदूरी नहीं बढ़ी, डीजल नहीं बढ़ा, पेस्टिसाइड नहीं बढ़ा, फर्टिलाइजर नहीं बढ़ा, क्या नहीं बढ़ा? 14 रुपए तो बहुत बड़ा एहसान है एक किसान के ऊपर से, एक तमाचा है किसान के मुंह के ऊपर ये। तो किसान के मुंह पर तमाचा आप ये कह रहे हैं? स्वामी तमाचा मुझे बताइए मैडम, 14 रुपए होता क्या है मुझे बताइए यार। अब लेबर देखिए कहाँ चली गई है। एक बार जवाब ले लीजिए प्लीज। विदु राहुल जी, नहीं ऐसे नहीं सर, मैं बाकी पैनलिस्ट को भी फिर बाकियों को समय नहीं मिल पाएगा सर, जैसे ही टाइम मिलता है मैं आती हूँ। स्वामी इंद्र जी, देखिए सरकार ने बढ़ाया कि उसको आप लोग एक तो ये कह रहे हैं कि नाकाफी है, कि कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, चुनाव करीब के, तो इसी टाइम तो बढ़ाया जाना था, बढ़ाया गया के पास लगते पंजाब की बात कर लें, वहां भी 450 की मांग कर रहे हैं किसान, लेकिन वहां अभी तक नहीं बढ़ाया गया। देखिए पूरे देश के अंदर किसान की स्थिति भारत के अंदर दयनीय है। अभी राजेंद्र जी ने बड़ा अच्छा बात को उन्हें बड़ी तरीके समझाने की कोशिश की, पत्रकार साथी हमारे बैठे हैं कि सरकारें ये नहीं देख पा रही कि मिलों को क्या लाभ हो रहा है। और सरकार ने खुद कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लाभकारी मूल्य को लेकर है, एमएसपी को लेकर नहीं है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर अपनी पीठ कैसे पा सकते हैं? आप तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें दे रहे हैं, बहुत नीचे का मूल्य दे रहे हैं आप हमारे को, अधिकतम समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हैं आप हमारे को। इसलिए आप पीछे पा रहे हैं अपनी 1 साल की फसल है हमारी गन्ने की। किसान को इसी 1 साल की फसल के अंदर अपने बच्चों का लालन पालन करना है, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है, बच्चे बच्चियों की शादी करनी है, तमाम जिम्मेदारियां किसान की साल पर टिकी है। इस फसल के किसान को कोई आड़ती उधार भी नहीं देता और कोई मील एडवांस नहीं देती। ठीक है इंद्र जी, देखिए किसान के सामने परेशानियां तो हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ये जो दावा करती है हम सबसे अधिक फसलों को एमएसपी पर ले रहे हैं, हम भावांतर योजना लेकर आए हैं, भाव का जो अंतर होता है उसकी भरपाई हम करते हैं, सबसे अधिक मुआवजा हम दे रहे हैं, तो क्या दूसरे राज्यों की तुलना में हरियाणा के किसानों की स्थिति बेहतर नहीं है? ज्योति जी, ये मध्य प्रदेश का भावांतर मूल्य का फार्मूला फेल हो चुका था पूरे भारत में, और उस प्रदेश में लेके आए जो हरित प्रदेश है, जिस प्रदेश में खुशहाली किसान की थी। भावांतर तो हमारे को निपटाने का एक माध्यम है। आप ये देखिए भावांतर में किस फसल का ये गेट पास बनाते हैं, ईमानदारी से बताएं, और इस कैपिंग क्यों लगाते हैं इसके बारे में बताएं। और सरकार जो रेट तय करती है, अभी आपने देखा होगा सूरजमुखी के अंदर सरकार ने कहा कि हम 4000 रुपए देंगे रेट, परचेजिंग 4000 रुपए होगी सूरजमुखी की और 1000 बोनस देंगे, और सरकारी रेट था 1400 रुपए। तो किसान को सीधा 1400 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा था सरकारी नीति के तहत। ये भावांतर सिर्फ बताने के लिए है, वास्तव में ये लाभ जो है बड़े बड़े पूंजीपति को बचाने का एक व्यवस्था है। आज भारत सरकार और हरियाणा सरकार जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान को लेके नीति नहीं बना रही। मैं कहना चाहता हूँ, राजेंद्र जी की बात में फूल चढ़ा रहा हूँ, मिलों का लाभ तो देख लीजिए। हम पूरे साल में मेहनत करते हैं, हमें अपना भाव नहीं मिलता, और मिल हमारे उत्पादन से 1000 रुपए प्रति क्विंटल से भी ज्यादा कमा रही है। ठीक है स्वामींद्र जी, रेड्डी साहब आपके पास आते हैं एक सवाल के साथ, लेकिन विदु राहुल जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विदु जी, एक सुझाव ये भी आया कि चीनी के अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उन पर भी कोई शेयर मिले किसानों को, उस दिशा में भी विचार हो। देखिए इस पर लगातार निरंतर चर्चा हो रही है, विचार हो रहा है कि गन्ना जो मिले हैं उनको नुकसान से भी बाहर निकालना था। इसी कगार पर छोड़ स्वामी इंद्र रुक जाओ, 9 साल नहीं, आपको बहुत साल हो गए मक्कारी करते हो, छोड़ो इस बात को। मुझे मैं ये बता रहा हूँ कि मिल मालिक 9 साल हो गए। अरे किसान हो तो नहीं भाई तुम, यही तो दुर्भाग्य है हमारा बेवकूफ बनाने के लिए आप लोग बिठा देते हो।
हम किसानों का बेवकूफ बनाने के लिए आप लोग बिठा देते हो। चलो छोड़ो, मैं नहीं बताता किसके एजेंडे। क्या बोल रही है किसान के लिए? स्वामींद्र एक बार मुझे मेरी बात कहने, स्वामींद्र मुझे मेरी बात कहने। स्वामींद्र आपने तो बात सुनी और हम दे रहा किसी को हूँ, आप कृपा करके मुझे मेरी बात कहने दो। बेवकूफ बनाने के लिए किसी पैनलिस्ट को नहीं बैठाते हैं विधु जी, आप ऐसे एलिगेशन ना लगाएं। आप अपनी बात कहें, मैंने आपको बात कहने के लिए वक्त दिया के, आप अपनी बात कहें। मैं वेट कर रहा हूं उस वक्त का। आप अपनी बात कहें विधु जी। अच्छा चलो, अभी एक प्रवक्ता ने, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने, जो कि उन्होंने एक दो बातें कही। उन्होंने कहा एहसान नहीं कर रही। मैं इसको आगे एक लाइन पूरी कर देता हूं कि किसान का अधिकार है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कहा किसानों की भी तो सोचो। उन्होंने कहा कि तमाचा है किसान के मुंह पर। ये मैंने सारे शब्द उनके नोट किए। अब आपके लिए क्विज क्वेश्चन है कि पूरे देश के अंदर किसान को सबसे कम रेट जो है गन्ने का कौन से प्रदेश में मिल रहा है? मैं बता देता हूं। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार किसान को 310 रुपए प्रति क्विंटल का रेट दे रही है, और वो बढ़ा भी नहीं पाएगी क्योंकि इस समय जो है वो जाने वाली है, वो लगभग कुछ दिनों की मेहमान रह गई है। हम ही आकर बढ़ाने वाले हैं। सबसे कम रेट अगर जो देते हैं वो इस प्रकार के टीवी चैनल पर आकर चुपड़ी चुपड़ी बातें कह दे। पीपल आर जज फॉर व्हाट दे डू इन पावर एंड नॉट व्हाट दे रेंट इन ओपोजिशन। जब आपके पास सत्ता होती है तब आप क्या करते हैं उसको लेकर आपका आकलन होगा। अब ओपोजिशन में बैठकर तो चांद और तारे तोड़ने की कोई भी बात कर दे। बड़ी बात क्या है, उन्होंने बार बार एक बात कही कि स्वामीनाथन आयोग को लागू करो। ये वही स्वामीनाथन आयोग जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिसंबर 2010 में लिख गए थे कि गैर व्यवहारिक है, लागू हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने आकर पहली कलम से उसकी सारी महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू किया। इसके लिए स्वामीनाथन आयोग, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने हमारे अरे भाई हमारा धन्यवाद किया हुआ है। मैं आपको अखबार की कटिंग दिखाता हूँ, आज वो स्वर्ग में बैठकर देख रहे हैं। उन्होंने केवल ट्वीट नहीं किया, सेमिनार करके। अरे भाई मैं साबित कर दूंगा मेरे पास, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अरे मैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। देखिए सरकार कहती है कि हमने अधिकतर मांगे मान ली है, अधिकतर मांगे मानने की बात है। मैडम इनसे पूछिए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये बात भी बार बार सामने आती है कि सरकार ने हलफनामा पेश किया कि पूरी तरह से स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की सिफारिशें लागू नहीं हो सकती। ये आप लोग बार बार कहते हैं। मैं बता देता हूँ क्या लागू नहीं हो सकता। लेकिन अब केवल स्वामीनाथन पर तो चर्चा करने के लिए ये भी बड़ा दिलचस्प बात है। नहीं सुने नहीं ज्योति जी, केवल नहीं है, लेकिन क्योंकि चर्चा हो गई ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया वो आपके पूरे नैरेटिव से एकदम उलट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन टोटो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो सकती है। ये ठीक कह रहे हैं आदि राहुल जी, आप किसान की बात कीजिए जो छोटी की ने पूछा। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, सबर रखो। बैठनी है क्या? देखिए लास्ट में होगा क्या, रेणु साहब सुन रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाएगा। आप लोग चिल्लाचिल्ली करते रहेंगे। जो लोग शांति से डिबेट को सुनते हैं उनका टाइम बर्बाद होगा। यही परिणाम होगा बहस का। बोलिए विधु जी। स्वामीनाथन आयोग की 201 सिफारिशें हैं, 9000 पेजेस हैं, 3 वॉल्यूम में है वो। मुझे पता है इन लोगों ने पढ़ी भी नहीं है। उनमें से एक जो है वॉल्यूम 3 की 142 नंबर पेज पर एक सिफारिश दी गई है जिसको लेकर खुद हलफनामा में भी जिक्र किया। वो क्या कहते हैं कि फसल की विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए गेहूं और धान की तो एमएसपी खत्म कर दो। ये पेज नंबर 142 वॉल्यूम 3 में लिखा है। ऐसी कुछ सिफारिशें जो कि हमें भी लगा कि जिससे किसान का शायद तुरंत इस प्रकार का झटका नहीं देना चाहिए, वो भी एम एस स्वामीनाथन लिख कर गए थे। मैं पेज नंबर 142 पर जाओ, एक बार थोड़ा पढ़ोगे तभी तो कुछ पढ़ोगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। किस प्रकार से भारत से इंडिया का सफर तो आपने तय कर लिया, पढ़ते हो नहीं कुछ भी। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने स्वामीनाथन जी ने, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, स्वर्गीय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने हमारा धन्यवाद किया है, जिसको कांग्रेस व्यवहारिक कहती थी, हमने उसको पहली कलम से लागू किया। और आकर ये कृषि कानून जो थे जिसके लिए 13 महीने तक आपने ड्रामा किया, वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर आधारित थे। तीनों कृषि कानून, भंडारण का कानून, चाहे जागर जी सुनिए, अभी सुनिए। ठीक है विधु राहुल जी, आपका ये कहना आपने मंडियों से मुक्त करने का हो। विधु राहुल जी, आपने स्वामीनाथन को लेकर पिछले उत्तर में भी कहा, इसमें भी आपने कहा कि हमने लागू की, लगभग लागू हो गई है ये सरकार कहती है। ठीक है, आपने आंकड़ों के साथ भी बात कही। रेणु साहब देखिए, सभी जो किसान के लाभ की थी सब लागू कर दी।
जो किसान के लाभ किसान तो सीटों पर अड़े हैं, किसान नेता तो सीटों पर अड़े हैं। अच्छी बात। चलिए किसी दिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होगी, उस दिन विस्तार से बात कर लेंगे। किसान नेता रेणु साहब आप बोलिए। इन्होंने मिल मालिक के साथ सेटिंग कर रखी है, मिल मालिकों के नहीं विदु जी ऐसे नहीं, विदु जी अभी सुनिए तो आप, मिल मालिकों के अभी सुनिए, आप सुनिए विदु जी। अरे इनको किसान ने ब्लैक इन्होंने लागू की, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं मिलें गिनवा देता हूं, 500 मिल। नहीं विदु जी आप कैसे अब मिल कैसे गिनवा देंगे? रेणु साहब को बोलने के लिए कहा है मैंने, अब आप उनके समय में मिल गिनवाने लग जाएंगे। मिल नहीं, आपको टाइम दिया गया था ना, आप सुनिए, अभी सुना भी कीजिए। प्लीज रेणु साहब को बुलवाइए, सुनिए, बुलवाइए। हाँ ऐसा है, मैं धन्यवाद कर देता हूं, इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। मैं इन लोगों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। इन किसानों को पता है कितनी लागू हुई, क्या लागू हुई। यहाँ चैनल पर कहने से ना कहने से कुछ नहीं बनता। किसान भुगत भोगी है, उसको पता है कितनी लागू हुई है। दूसरी बात ज्योति जी, एक बड़ा चिंतनीय, ये कहते हैं पढ़ेगा इंडिया। जिस सरकार ने 5000 स्कूलों को बंद करने का काम किया, मर्ज करने का काम किया, वो कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैं कहता हूं इसके साथ साथ विचार करना भी शुरू करो। और विचार की बात यह है ज्योति जी, भावांतर 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 करती है सरकार बार बार। देखिए भावांतर के जो इसका वो है, इसका मतलब है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। भावांतर का मतलब है कि व्यापारी ने फसल 4000, सूरजमुखी को ही ले लेता हूं मैं, जो करनाल में एजिटेशन हुए थे, 4000 में सरकार ले रही है, और सॉरी प्राइवेट प्लेयर ले रहा है 4000 रुपए में। 1000 रुपए सरकार दे रही है उसको किसान को, और किसान 6400 रुपए है। 6400 रुपए तो सीधा किसान को लॉस एक हो गया। दूसरी बात, जो 1000 रुपए भावांतर के माध्यम से हरियाणा गवर्नमेंट ने किसान को दिया, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में वो सीधे मिलर को चला गया, क्योंकि उसको 5000 की चीज 4000 रुपए में मिल गई। वो कहेगा उसको 6000 में बेचेगा, 7000 में, जो भी प्रोडक्ट बना करके वो बेचेगा। 5000 की चीज उसको 4000 रुपए में मिली, उसको 1000 रुपए का गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का गया, जो कि इनडायरेक्ट रूप में उद्योगपतियों को सीधी सीधी मदद करती है सरकार, और वो कहीं ना कहीं उनसे फिर उसका लेकिन किसान के नहीं, किसान को भी तो मिल गया ना रेणु साहब। सरकार डायरेक्ट किसान को ठीक है, ये आपका ये पहलू सुना ही, लेकिन किसान को भी तो अमाउंट पे हो गया ना ज्योति जी। नहीं ज्योति जी, हमें जाता नुकसान किसान को मिल गया, सरकार का पैसा चला गया। बेनिफिट किसको मिला? सरकार का पैसा निकल गया। वो सरकार का पैसा किसका है? किसान का पैसा है, आमजन का पैसा है। वो पैसा तो निकल गया, और इनडायरेक्ट रूप में बेनिफिट मिला मिलर को, क्योंकि उसको एक। लेकिन सरकार इस बात की तो प्रतिबद्धता दिखा रही है ना कि एमएसपी पर अगर नहीं खरीद हो रही है तो हम जो अंतर है, जो भाव में अंतर है, उसको हम पे कर देंगे। तो किसान को तो मिल रहा है। नहीं ज्योति जी, नहीं मिला। आप सुनिए ना, किसान सरकार क्यों नहीं कहती, सरकार क्यों नहीं कहती कि ये रेट है? एमएसपी रखने का मतलब क्या है? एक मिनट इंदर जी, दुनिया में रहते हैं मुझे नहीं पता। एमएसपी रखने का मतलब क्या हुआ? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून होना चाहिए, यही तो किसान की डिमांड थी। प्राइवेट मिलर जो है कम रेट में क्यों खरीदे? एमएसपी का मतलब क्या रह गया फिर? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कोई भी परचेजर इस रेट से नीचे नहीं खरीदेगा। मत बेचिए ना, ये किसान की डिमांड थी। ये डिमांड क्यों नहीं लागू करने की बात करें? आप बीच में बंद हो जाए यार। तो आप खुद बीच में मत बोला कर, एमएसपी से कम नहीं बेचना, तो बीच में मत बोला कर। आप इसको बंद करवा दो ज्योति जी। रेणु साहब आप एक ना करें ना, आप सभी आप एक तो आप ये कुटर क्यों करता है बीच में? क्यों नहीं रोकते आप इसको म्यूट क्यों नहीं करवाते? पुटर नहीं करता हूं मैं, बात बोलता हूं। ये पुटर करते हुए किसी भी पार्टी का विचार जनता तक ना जाए, ये सिर्फ यही सोच करके बैठता है, और इसको कोई काम नहीं है। ये डिबेट के लिए आता है, कितना बरगलाव, कितना झूठ बोलोगे? किसी को बोलने नहीं देना, थोड़ी देर झूठ बोल रहे हो, बरगलाव ना पहुंचे। देखिए मैं पहले आपको ये कहूंगी, आप इनके टाइम में ना बोले, और दूसरा रेणु साहब आप भी शब्दों की मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखा करें। ये तू तड़ाक नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये बीच में क्यों बोलता है? मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं बोला। मैं कहता हूँ बीच में क्यों बोलता है किसी के लिए? चलिए सुन रहे हैं, अभी ये सुन रहे हैं आपको। आप अपनी बात जल्दी पूरी कर दीजिए, आप अपनी बात जल्दी पूरी बोलने नहीं देना, ताकि जनता तक बात ना जाए।
आप इसको चुप तो करो ना। ये तो चुप नहीं है सर। अभी ये देखिए पिछले डिबेट में भी आपने ऐसा ही किया था रेड्डी साहब। विषय पर क्यों नहीं आ रहे हैं? पिछले 5 मिनट से आप यहाँ लेक्चर पिला रहे हो खामखा में। अभय सिंह चौटाला को लेक्चर पिलाओ नहीं होते आप। ये तभी सिखाने की बात है। चौटाला कैप्टन ने डिबेट किया, आपके कहने से चुप क्यों नहीं हो रहे हैं ये बताओ। आप काम की बात क्यों नहीं कर रहे हो? 5 मिनट चुप कर पा रहे हो? बात करो। मुझे क्यों इतनी देर से एक के बाद कब तक बर्दाश्त करूं आपके पाठ फिजूल के? अपनी बात करो। आपने क्या कहना है वो बताओ। अरे विद्वान है, चुप हो जा। ये कहाँ जा रही है डिबेट? विधु जी आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपसे पूरी डिबेट में लगातार निवेदन करती रह जाती हूँ। रेड्डी साहब आप अब इस विषय पर आप इस बात पर ज्ञान नहीं देंगे कौन कैसे डिबेट करेगा? आपसे भी मैं निवेदन कर रही हूँ, आप अपनी बात जल्दी कहें। क्यों नहीं देंगे ज्ञान? आप इनको तो 15 मिनट बोलने का सर आप नहीं डिसाइड करेंगे ना। पिछली डिबेट में भी ऐसे ही आपने कहा। किसी के बीच में नहीं बोलते। आपको ही टाइम दे रखा गया है, आपको ही समय दे रखा है, उसके बाद भी आप विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। हम इनके बीच में बोलना शुरू कर देंगे, फिर हम इनको नहीं। आप कर लिया कीजिए, आप कर लिया कीजिए, आप कर लिया कीजिए। आपको जिसके बीच में करना है आप अपने स्टाइल में डिबेट कीजिए। आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, आपने ड्रामा करना है। केवल ड्रामा करना है। ये रोजाना का हो गया है। केवल ड्रामा करना है, ऐसे कुछ नहीं बोलने देंगे। ड्रामा करने के लिए बैठे हो सिर्फ ऐसे ही। जादव जी से आखिरी कमेंट लूंगी अभी मैं। आखिरी कमेंट जादव जी का। नहीं विधु जी आप रुकिए अभी। इन दो मैं दोनों को म्यूट कीजिए अभी। मैं नहीं आखिरी कमेंट जादव जी। ये पर्सनल लड़ाई है ना, अपने फोन करके एक दूसरे से तब लड़ा कीजिए, मेरे डिबेट में नहीं। उत्पादन लागत क्या है इसको देखा जाए, और वो जो उत्पादन है किसान का, उसका जो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके उद्योग इकाइयां कितना कमा पाती हैं, किस तरह से अर्जन करती हैं, उसका एक संतुलन स्थापित करके किसान को जितना अधिकतम लाभ सरकार दे सकती है दे। हम तो ये मानते हैं कि हरियाणा सरकार जो है किसानों को इतना अच्छा काम कर रही है, और कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है, तो उनको करना चाहिए ताकि किसान को उचित लाभ मिले और किसान जो है अपना जो है एक कर्ज मुक्त और संकट मुक्त जीवन समाप्त करके और प्रगति की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो सरकार को ये देखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब आपका भी आखिरी कमेंट। आप लोग 450 की तब बात कर रहे हैं जब आप विपक्ष में हैं। देखिए मैडम, बड़ी मुझे नहीं पता, भाजपा के प्रवक्ता जो भी हैं थोड़ा सा संयम रखें, सत्ता पक्ष को संयम रखना भी चाहिए। और ये मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो भी प्रवक्ता है थोड़ा सा, सब लोग देखते हैं आपको, सुनते हैं, शब्दों का चयन ठीक हो तो अच्छी बात है। जो भाजपा वाले हमारे कह रहे थे साथी कि छत्तीसगढ़ में 310 रुपए, छत्तीसगढ़ की लेबर शायद संपर्क टूटा है आपसे, उस डिफरेंस को नहीं देखते क्या? आप हैं बोलिए। दूसरी बात कहते हैं पढ़ेगा इंडिया। अरे भाई पढ़ाई है, आप स्कूलों में टीचर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, और इतना हरियाणा को पढ़ा दिया है। जब कांग्रेस की सरकार गई थी 70,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4 लाख करोड़ का है। वो कितना पढ़ाया है इन्होंने? अब जरा ये भी हरियाणा की जनता को ये भी जवाब दे दें। और दूसरी बात, अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट में सारी जो पेज है ये बता रहे थे कि इस पेज नंबर पे ये, उस पेज नंबर पे ये, तो भाई आप कपड़े उतार के प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? अगर कांग्रेस में काम नहीं किया तो आपको चुन लिया ना जनता ने, तो फिर आप अरे भाई जो जी, अगर आप वाकई देखिए, एक बार शांति रखिए आप, मैं बीच में नहीं बोला। जब आप इतने पढ़े लिखे थे तो 70,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ का कर्जा कहाँ चला गया? ये कितना पढ़ा दिया आपने हरियाणा को? कितनी नौकरियां आपने दे दी? 2 लाख। ये सभी विषयों पर नहीं ना, केवल गन्ने को लेकर मैं आपसे उत्तर पूछ रही थी कि आप जब विपक्ष में बैठे हैं तब आप लोग बात कर रहे हैं कि 450 हम कर देंगे। बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि समय नहीं। अब मैं डिबेट को वाइंड अप की ओर ले जा रही हूँ। विधु रावल जी, आप लोग तो अगले साल भी भूपेंद्र हुड्डा जितना दावा कर रहे हैं, जितना वादा कर रहे हैं, भले ही वो चुनाव को देखकर कर रहे हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। 450 कहना भूपेंद्र हुड्डा का। देखिए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जब जीवित थे, उन्होंने 17 जून 2017 को, ये मेरी नहीं, ये ट्रिब्यून की रिपोर्ट है, आपके टीवी चैनल पर दे रहा हूं मैं, आप भी देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, मेरे पास भी गूगल करके मेरी टीम ने दिया है। ये ट्रिब्यून की रिपोर्ट है। स्वामीनाथन ट्वीट्स प्रेज मोदी गवर्नमेंट्स फार्म पॉलिसी, और इस पर लेकर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें लागू करने पर है। अभी ये कहते हैं कि अगर आप कपड़े उतारकर क्यों प्रदर्शन कर रहे थे?
हम कपड़े उतारकर इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने साफ साफ मना कर दिया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू ही नहीं हो सकती। हमने सारी महत्वपूर्ण सिफारिशें लागू कर दी। जो एक आध जो उन्होंने सुधारात्मक बातें की थी, जो फ्यूचरिस्टिक बातें थी, उन्होंने कहा था फसलों का विविधीकरण के लिए गेहूं को और जीरी को लेना बंद कर दो, केवल वही नहीं मानी। आप ये जो जबरदस्ती की गुजराल जी, मुझे पता है आप पूरी रिपोर्ट पढ़कर आई हैं स्वामीनाथन की, और आज आपने अधिकतर बातें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर ही की हैं, लेकिन मैं तो ये सवाल पूछ रही थी ना आपसे कि भूपेंद्र हुड्डा 450 करने की कह रहे हैं, 450 करने कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, आप लोग अगले साल भी 400 तक पहुंचेंगे, ये सवाल था मेरा। भूपेंद्र हुड्डा को चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ में जाकर दिलवा देते, जहां पर उनकी एक इक्का दुक्का प्रांतों में वहां दिलवाकर दिखा दें। बाद में आकर ये तो गेस्ट टीचर्स को पक्का करने की बात करके आए थे, आकर गेस्ट टीचर्स को गोली मारी थी इन लोगों ने, तो इनकी बात की कोई विश्वास नहीं करता। दूसरी बात, एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल बोला गया बीच में, अब मुझे रोक रहे थे सभी लोग, अब बीच में बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरा कर्ज की बात बार बार उठाई, तो 70,000 करोड़ कर्ज नहीं था, 98। चले आगे, समय नहीं अभी चर्चा। बजट का साइज था 38,000 करोड़ और आज बजट का साइज है 200 करोड़ रुपए। आज 200 करोड़ रुपए, आज 200 करोड़ के करीब हरियाणा का, माफी चाहूंगा, 2 लाख करोड़ के करीब जो है हरियाणा का जो बजट का साइज है, उसमें कर्ज जो है 4 लाख करोड़ का, ये बताते हैं है नहीं। चलिए खैर, आगे समय नहीं। विदुर जी, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने गन्ना किसानों को लेकर की है। आज बढ़ोतरी का ऐलान किया गया कि अगले साल के लिए भी रेट का ऐलान अभी तक कर दिया गया कि तो कितनी बड़ी सौगात इसे माना जाए, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।